नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 10 की जो नई बुक लगी है राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति, उसका पाठ नंबर 1 है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। इसके हम 4 भागों, ये जो पाठ है इसको हम 4 भागों में अब तक पढ़ चुके हैं। आपने चारों भाग नहीं देखे, इस वीडियो के आई बटन में उन चारों भागों का लिंक मिलेगा, आप जाकर उनको देख सकते हैं। आज हम भाग नंबर 5 की बात करें तो दोस्तों, कल हमने छोड़ा था जो राजपूतों की उत्पत्ति है, इसको बीच में हमने छोड़ा था। आज हम उससे अगला पार्ट पढ़ते हैं। तो देखो, राजपूतों की उत्पत्ति के अंदर जो टिप्पणी है वो एक और टिप्पणी है, वैदिक आर्यों की संतान। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षेत्रीय वर्ण राजजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। यानी डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा और सीवी वैद जो है राजपूतों के मानते हैं, क्षत्रिय वर्ण मानते हैं, जो कि आर्यों की संतान है। उनके कथन अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते हैं। यानी जैसे प्राचीन आर्य जो लोग हैं वो अश्व और अस्त्र की पूजा करते थे, वैसे ही राजपूत करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी इनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से ये प्रमाण होता है कि वे आर्यों की संतान है। यानी इनकी जो शारीरिक कदकाठी है वो भी आर्यों के समान है। अगला जो मत है वो है अग्निकुंड से उत्पन्न। चंद्रबरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। यानी राजपूतों की जो उत्पत्ति है अग्निकुंड से बताई। ये किसने बताई है? चंद्रबरदाई ने। उनका एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें उसने लिखा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। यानी ये जो ऋषि लोग हैं, जैसे विश्वामित्र है, गौतम, अगस्त्य, ये सब आबू पर्वत पर रहते थे और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करते थे। इन अनुष्ठानों का राक्षस मांस, हड्डी, मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। यानी राक्षस जो है इनका यज्ञ नष्ट कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इससे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। यानी 3 योद्धा पहले उत्पन्न किए गए वो थे PCP, परमार, चालुक्य, प्रतिहार। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से भी ज़्यादा ताकतवर और हथियारों से सुसज्जित था, जिसका नाम रखा गया चौहान। तो यज्ञ कुंड से 4 मतलब जो राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है वंशों की, वो है PPCC, परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह की राजपूतों की उत्पत्ति मनी वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यानी यज्ञ कुंड से की गई। यानी चंद्रबरदाई ने माना कि जो चौहान है वो भी राजपूत है। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई? यज्ञ कुंड से। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार करना नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। विद्वानों के संभवतः प्राचीन काल के क्षेत्र जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि, या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक, हूण, युति आदि की यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो। यह कथा भी इस घटना की साहित्यिक प्रस्तुति है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। सर्वप्रथम डॉक्टर DR भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई। यानी उन्होंने बताया कि ये जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति किसमें? ब्राह्मणों से। राजपूतों की ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य डॉक्टर भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। यानी बिजोलिया शिलालेख में बताया गया, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। यानी बिजोलिया शिलालेख में जो वासुदेव चौहान है उसके उत्तराधिकारी सामंत को क्या बताया गया? वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का आकट्य प्रमाण है। यानी जो राजशेखर ब्राह्मण है, इसका जो विवाह अवंती सुंदरी का होने का चौहाना का भी ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गोहिलतों को नागर जाति ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज भी बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव की गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहिदेत की संतान है। किंतु अन्य जो इतिहासकार है, खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस बात को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण ये भ्रम हो जाता है राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। यानी वो ये नहीं मानते कि राजपूत क्या थे? ब्राह्मण थे। विदेशियों की संतान। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने लिखा कि राजपूत शक अथवा सिथियन जाति के वंश थे। यानी उनका कि ये क्या है? विदेशी है, शक या सिथियन जाति के वंश है। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते इस आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाण करने का प्रयास किया। यानी उन्होंने अग्निकुंड वाली बात मानी, लेकिन राजपूतों को विदेशी बताया।
उनका मत है कि ये विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई। इन्हीं विदेशी जातियों को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में लाया गया। टोड ने राजपूतों को शक व शिथ्यान प्रमाणित करने के लिए तर्क भी दिया है कि राजपूतों के जो रीति रिवाज है वो शक और शिथ्यान उन्हों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार जो V.S. स्मिथ है उन्होंने लिखा कि राजपूत जाति जो है 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी। स्मिथ ने जो है राजपूतों को इसके बताया हूणों के संतान बताया। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूत स्वयं कभी विदेशी नहीं बताया है। इसके विपरीत वह उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाज शक या शिथ्यान की रीति रिवाज से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाण के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित है। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से प्रचलित है। अश्वमेघ यज्ञ भी यहाँ पहले से होता है, जैसे कि महाकाव्यों में भी इसके प्रमाण है। उपयुक्त समस्त विवरण स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच में मतभेद है। अधिकांश विद्वान राजपूत भारतीयों को आर्य वंशज मानते हैं, जिसमें विदेशी रक्त में सम्मिलित है। ये भी स्थापित सत्य है। जो भी विदेशी भारत में स्थायी रूप से यहाँ निवास करने लगे उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भी अपनाया था। हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित किया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक लगा कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनके सूर्य अथवा चंद्र से उत्पन्न एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन सत्य के इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल की क्षेत्रीय परंपराओं को बनाए रखा है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय, और जिसमें सबसे पहले आएंगे गोहिल एवं इस वंश के प्रतापी शासक। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। यानी जब मेवाड़ के क्षेत्र इसमें क्या आएगा, उदयपुर जिला, राजसमंद जिला, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवाड़। गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया, यानी सबसे लंबा शासन किसने किया, गोहिल वंश ने। इस वंश का नामकरण इसी वंश के प्रतापी शासक गोहिल के नाम से हुआ था। यानी ये जो गोहिल वंश है ये उसी के प्रतापी शासक गोहिल से हुआ था। गोहिल वंश की उत्पत्ति के मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है, यानी अनेक मत कहा गए। जैसे अब्बुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौसे खां से संबोधित करता है, यानी ईरान के जो शासक है उनसे संबंधित करता है। कर्नाटक इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। मुणत नैनासी और गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा 566 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया, और गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक हुआ बप्पा रावल। तो गोहिल के बाद जो नेक्स्ट शासक हुआ वो कौन था, बप्पा रावल। अब देखते हैं हम बप्पा रावल के बारे में। देखो, बप्पा रावल का शासनकाल माना जाता है 734 से 753। राज्य प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। यानी जो राज प्रशस्ति है जो कि राज सिंह ने उत्कीर्ण करवाई थी, उस प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ का शासक था मानमोरी, जो कि मौर्य शासक था, उसको आकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। बप्पा रावल की राजधानी थी नागदा। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी या लुकलिस मंदिर का निर्माण कराया। यानी बप्पा ने जो कैलाशपुरी है उदयपुर में ही है, वहाँ पर एकलिंग जी और जिसे लुकलिस कहा जाता है उनकी मंदिर का निर्माण कराया। एकलिंग जी गोहिल वंश के कुल देवता थे। यानी एकलिंग जी क्या थे, गोहिल वंश के कुल देवता थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। यानी गौरीशंकर हीरानंद को कहते हैं कि बप्पा रावल तो इनकी उपाधि थी, इनका वास्तविक नाम क्या था, कालभोज। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार है कवि राज श्यामल दास। उन्होंने लिखा कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। यानी बप्पा जो है किसी राजा का नाम नहीं क्या था, अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता कि बप्पा जो है चित्तौड़ के शासक मानमोरी की यहाँ सेवा में था। यानी मानमोरी का क्या था, सेवक था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला होता तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की थी, और उन्हें जो अरब आक्रमण करते उनको सिंध तक खदेड़ा था। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य ने उनकी तुलना चार्ल्स मार्टले, जो कि एक फ्रांसीसी सेनापति है जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को प्रसारित किया, उससे करते हैं। यानी सीसी वैद्य जो है इनकी तुलना चार्ल्स मार्टले, जो फ्रांसीसी सेनापति है जिसने यूरोप से मुसलमान प्रसारित किया, उससे तुलना करते हैं बप्पा रावल की। इसके बाद आते हैं जैतर सिंह। तो जैतर सिंह के बारे में देखो, गोहिलों के एक ही वंशज जैतर सिंह ने परमाणु से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। यानी गोहिलों का एक वंश होता है जैतर सिंह जी का शासनकाल है 1213 से 1253। उसने परमाणु से चित्तौड़ छीना था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध होता है। दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। यानी आपको याद रखना है भूताला का युद्ध क्या हुआ था 1227 में, किसकी में, जैतर सिंह और इल्तुतमिश की सेना के बीच, जिसका वर्णन जो है जयसिंह सूरी
अपने ग्रंथ हमीर मानमर्दन में करते हैं। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है, यानी इस ग्रंथ में जो इल्तुतमिश को क्या कहा गया, हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। यानी गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने लिखा कि जैत्र सिंह इतना मतलब शक्तिशाली राजा था कि उसकी जो प्रशंसा है उसके विरोधी भी करते थे। अगला शासक है रतन सिंह है। देखो, रतन सिंह का शासनकाल है 1302 से 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। यानी 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उस समय चित्तौड़ की गद्दी पर था रावल रतन सिंह, जिसका कारण था अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा एवं चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। यानी इसका कारण क्या थे कि तो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा अलाउद्दीन की, चित्तौड़ का जो है सैनिक और व्यापारिक दृष्टि उपयोगिता। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ में आक्रमण किया था। रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा बादल वीरगति प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी ने 16 महिलाओं के साथ जोहर किया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का जो समकालीन इतिहासकार है वह अमीर खुसरो भी इसमें शामिल था। उसने अपने ग्रंथ जो है खजाइन उल फतेह में इस आक्रमण का वर्णन भी किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र जो खिज्र का है उसको क्या किया था, चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा दिया और चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया, खिजराबाद। रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। तो मित्रों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने राजपूतों की जो उत्पत्ति के संबंध में जो अलग अलग मत प्रचलित है, क्योंकि कोई उन्हें वैदिक आर्यों की संतान बताता है, कोई उन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न बताता है, कोई उन्हें ब्राह्मण वंश से बताता है, कोई विदेशियों में संतान बताता है, यह पढ़ा। उसके बाद हमने जो राजपूत राजाओं के प्रमुख वंश हैं उसमें पहला वंश स्टार्ट कर दिया गोहिल वंश, जिसके तहत हम बप्पा रावल, जैत्र सिंह और रतन सिंह 3 शासकों का इतिहास पढ़ चुके हैं। कल हम जो है इसी गोहिल वंश में आगे जो है राणा हमीर है, राणा लाखा है, आपके एक मोक्कल है, कुंभा है, राणा सांगा है, इसके बाद उदय सिंह, महाराणा प्रताप, इनके बारे में भी हमें कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।